बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। रांची की एक बेटी शिल्पी सोनम, जिसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या या आत्महत्या, इसी के बीच पुलिस की तफ्तीश जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए इस पूरे मामले की हकीकत। हरियाणा में हत्या, रांची में हाहाकार। क्या शिल्पी सोनम की सुहाग ने ली जान? क्या अवैध संबंध बना परिवार के लिए काल? पति गिरफ्तार, क्या खुलेगा राज? ये जो एक बेबस माँ अपनी बेटी के लिए रो रही है, उसकी करुण पुकार सुनकर किसी का भी कलेजा दहल जाएगा। इस माँ के रोने की आवाज से सभी के रोंगटे खड़े हो जाए। इसकी लाडली काल के गाल में समा चुकी है। तस्वीरों में जो आप एक खुशहाल परिवार देख रहे हैं, वो कितना खुश है। तस्वीर में एक माँ है, एक पिता है और बच्चे। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन ये हंसी खुशी सिर्फ फोटो फ्रेम तक सिमट गई है, क्योंकि इस तस्वीर के पीछे की कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है झारखंड की राजधानी रांची से और खत्म होती है रांची से करीब 1400 किलोमीटर दूर हरियाणा के बहादुरगढ़। साल 2014 में शिल्पी की शादी राकेश कुमार से हुई थी। दोनों पढ़े लिखे और बैंक में काम कर रहे थे। बहुत अच्छी जिंदगी बीत रही थी। फिर इनके जिंदगी में दस्तक दी नशे और अवैध संबंध, जिसके बाद ये खुशहाल परिवार बर्बाद हो गया। मेरा मानना ये है कि अगर उसको आत्महत्या करना रहता तो वो रांची से तीज के अवसर पर हरियाणा जाके आत्महत्या करती। वो यहीं आत्महत्या कर लेती ना। ठीक है, वो हरियाणा गई है, तीज मनाई है, उसको टॉर्चर किया है, ये उसको परेशान किया है, तब उसने समझ के चलिए कि वो उसको मारा है और उसको फिर लटकाया है। उसने आत्महत्या नहीं किया है। ठीक है, एक महिला जो आपका सीनियर मैनेजर के पद पे कार्यरत है, बैंक में डेली उतना प्रेशर हैंडल कर रही है। बैंक में कितना प्रेशर है ये किसको नहीं पता है? जो हर दिन उतना प्रेशर हैंडल करती है और इसको इतने दिन से सहती आ रही है, इसका टॉर्चर सहती आ रही है, वो अचानक से आत्महत्या कर लेगी। बताया जा रहा है कि शिल्पी के पति राकेश कुमार हरियाणा के ग्रामीण बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत है। शादी से पहले शिल्पी की पोस्टिंग सीतामढ़ी में थी। शादी के बाद शिल्पी ने अपना ट्रांसफर हरियाणा करा लिया और पति राकेश के पास चली गई। वहाँ कुछ दिन में ही शिल्पी को राकेश की हरकतों का पता चल गया। शिल्पी ने परिजनों को बताया कि राकेश काफी नशा करता है और तरह तरह का इंजेक्शन लेता है। पति के अवैध संबंध की भी जानकारी दी। ये एक्चुअली 2014 में शादी जब हुई थी तो हम लोगों को नहीं पता था कि ये इस तरीके का नशेड़ी। ठीक है, ये इस तरीके का नशेड़ी है, ये हम लोगों को नहीं पता था। ठीक है, जब शादी हुई तो धीरे धीरे मेरी बहन को पता चला कि ये हर तरह का नशा लेता है, ये इंजेक्शन लेता है, ड्रग्स लेता है, और कोई ऐसा नशा नहीं है जो ये नहीं करता है। जो आदमी इंजेक्शन ले रहा है और ड्रग्स ले रहा है तो उसका तो कहानी ही अलग है। इसका विरोध जब मेरी बहन ने करा तो ये इसने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू करा। जब शिल्पी ने पति को ऐसा करने से मना किया तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके बाद परेशान होकर शिल्पी अपना ट्रांसफर रांची करा। ट्रांसफर के बाद राकेश अक्सर रांची आने लगा। तीज के मौके पर शिल्पी अपने पति से मिलने हरियाणा गई थी, मगर वहां जाने के बाद से परिजनों का उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था।
शुक्रवार को हरियाणा पुलिस का जब शिल्पी के भाई को फोन आया तो सबके होश उड़ गए। पुलिस ने दीपक को बताया कि उसकी बहन की मौत हो गई, उसको स्वास्थ्य अस्पताल से रिकवर किया गया। उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। उनका कहना है कि ये फांसी लगा कि ये गुजर चुकी हैं, ये खुद से आत्महत्या की हैं ये, ठीक है। मेरा कहना है कि आत्महत्या अगर की है, आत्महत्या की, जैसे मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो ये पूरा पूर्ण विश्वास है कि हत्या का मामला है, लेकिन वो आत्महत्या भी अगर की है तो इसको कौन उकसाया? यहाँ से तो वो बहुत अच्छे से तीज मनाने आपके पास गई थी, लेकिन आपने मतलब ऐसा क्या हो गया 4-5 दिन में कि उसको आत्महत्या करने पर वो विवश हो गई? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, लेकिन मेरे हिसाब से ये हत्या ही है, ये आत्महत्या नहीं। वहीं सेक्टर 6 थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने शिल्पी सोनम के भाई दीपक कुमार की शिकायत पर आरोपी राकेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और साथ ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। जो बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर, पहले ये पानीपत में पोस्टेड थी और इसके पति राकेश सोरखड़ी में ग्रामीण बैंक में मैनेजर है। अब इसने फरवरी में अपनी ट्रांसफ़र रायपुर करवा दी थी। अब ये 3-4 दिन में इनका कोई तीज त्यौहार होता है, उस पर ये अपने पति राकेश के पास आई थी त्यौहार के समय में। तो परसों इसने सुबह अपने घर पर ही फंदा लगा के और फांसी ली। क्या कार्रवाई की गई सर अभी? कार्रवाई हमने उनके मृतका के भाई ने 302 की लिख के दी है और उस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। किस किस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ सर? मामला अकेला राकेश उसका पति है और कोई परिवार का। गिरफ्तार कर लिया सर? हाँ, गिरफ्तार कर लिया। मृतका के भाई को इस बात का भी डर है कि अगर आरोपी पति राकेश शर्मा को जमानत मिल जाएगी तो वो अपने रसूख से घटना को अलग ही एंगल दे देगा, लेकिन दीपक ने हरियाणा पुलिस पर अपना भरोसा जताया है। ऐसे मुझे हरियाणा पुलिस पे भरोसा है। वहाँ के SHO साहब बहुत ईमानदार हैं, उन्होंने खुद से खड़े होकर पोस्टमार्टम करवाया है, खुद से राकेश को अरेस्ट किया है। तो मेरे को उन पे भरोसा है कि वो पीड़ित को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं है। पति के मुंह में और तीज पर्व को मनाने के लिए वो यहाँ आई और उसको मार दिया गया। भैया मार दिया गया। प्लीज न्याय करवाइए आप हरियाणा की जनता हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने देश के इस भाई के साथ न्याय कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और हरियाणा से प्रदीप की रिपोर्ट। क्राइम बुलेटिन में अब हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप बीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन में कई सवाल कौंधने लगेंगे। देखिए मुजफ्फरपुर
आरोपी इसी का नाजायज फायदा उठाते रहे और उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम देते रहे। 15 अगस्त को नाबालिग जब मां बनी और लड़के को जन्म दिया तो दरिंदों ने उसे रिहा कर दिया। उसके बाद वो न्याय की गुहार को लेकर थाने की चक्कर काटने लगी। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सीनियर अधिकारियों से गुहार लगाया, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई और पुलिस एक्शन में भी आ गई। अब पीड़िता इंसाफ चाह रही है और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रही है। हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी। धमकी हत्या करने की धमकी मिली? जी। ये भी बोला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। जी। पैसा तक लालच दिया। कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगराटोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगाहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं।
रायगंज मालदा इस सब का लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक इस शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नालंदा में एक 8 वर्षीय मासूम का स्कूल जाते समय अपहरण होता है और अगले दिन मिलता है उस मासूम का लाश। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नालंदा में बेखौफ अपराधियों का आतंक। 8 वर्षीय मासूम का अपहरण फिर हत्या। ना पुलिस का डर, ना कानून का खौफ। नालंदा पुलिस सदैव तत्पर यही स्लोगन के साथ पूरे जिले में घूमती रहती और लोगों को सुरक्षा भी देती, कानून व्यवस्था को कायम रखती है। आम जनता को खाकी पर पूरा भरोसा होता है। उनके साथ किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पब्लिक फ्रेंडली पुलिस जो करती है वो हैरान करने वाली होती है। दरअसल नालंदा में 9 सितंबर को एक बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन स्कूल से वो वापस नहीं लौटा। फिर एफआईआर दर्ज हुआ और अगले दिन उस बच्चे की लाश। मैरिज हॉल के आगे चाणक्य पैलेस स्कूल है। स्कूल के पीछे रेड रोज स्कूल है। वहीं बच्चा जाता था घर से पैदल पढ़ने के लिए। उसी बीच में ये कांड। दिल को दहला देने वाली ये सनसनीखेज वारदात नालंदा से सामने आई, जहां सोरावी पर गांव में गली को लेकर हुई मामूली विवाद में 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 8 वर्षीय अंशु कुमार उर्फ आशुतोष के रूप में की गई। परिजनों की माने तो 9 सितंबर को बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला, लेकिन स्कूल से वो घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो फुटेज में एक व्यक्ति के साथ साइकिल पर मासूम जाता हुआ नजर आया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या कर शव को फेंके जाने की बात स्वीकारी। पुलिस ने नवीनगर रेलवे लाइन के पास गड्ढे से देर शाम मासूम का शव बरामद किया और मामले की छानबीन में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज में उस बच्चे को एक साइकिल पे जाता हुआ नज़र आया था। उस पर हम लोग सत्यापन के क्रम में एक युवक जो उसी मोहल्ले के बगल के हैं, सस्पेक्ट में वो आ रहे थे कि उसी के साइकिल पे बच्चा जाता हुआ नज़र आया था। उससे हम लोगों ने गहराई से पूछताछ किया तो आज रेलवे के बगल में उस युवक का पानी से शव बरामद हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोगों को कानून हाथ में लेना पड़ा? पुलिस ने क्यों नहीं समय रहते कार्रवाई की? जरूरत है पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की, ताकि लोगों में फिर से पुलिस के प्रति भरोसा पैदा हो सके। फिलहाल अब यही देखना है कि पुलिस कब और कैसे अपराधियों पर नकेल कसेगी और मृतक के परिजनों को सही समय पर न्याय दिला पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।
तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।